गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम टू योर ओन चैनल मदर्स पायर। और आज हम कवर करेंगे 24 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, इंडियन वुमेन लिफ्ट इनॉग्रल ब्लाइंड T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब हमें पता है कि इंडिया इंडिया जो देश है वो क्रिकेट में कितना आगे है, और इसी चीज़ में आगे होने के कारण इंडिया की बहुत सारी टीम्स हैं, जैसे इंडिया की मेन टीम, सीनियर टीम, इंडिया की जूनियर टीम, इंडिया की अंडर 19 टीम, अंडर 16 टीम, अंडर 14 टीम। इसके अलावा एक ब्लाइंड टीम होती है, उसमें वो लोग खेलते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए एक अलग क्रिकेट है, उनके लिए अलग ब्लाइंड क्रिकेट होता है। तो उसी में इंडिया की वुमेन्स है, उन्होंने उनका जो इनॉग्रल फर्स्ट टाइम, जो इनॉग्रल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, जिनको फर्स्ट टाइम ब्लाइंड T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें इंडिया जीत गई है। इंडिया ने हराया नेपाल को। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। हमारी सेकंड न्यूज़ है, टर्की सेट टू होस्ट COP31 आफ्टर रीचिंग कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑस्ट्रेलिया। अब हमें पता है हमें कॉप का मतलब पता होना चाहिए। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक ऐसी मीटिंग है, ऐसी मीटिंग और समिट है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें करते हैं, और सारी कंट्रीज कार्बन इमिशन को कम करने की और क्लाइमेट चेंज को सही करने की बात करती है, और अपने अपने नई पॉलिसीज बनाती हैं। इस मीटिंग में मेनली इस चीज़ पर बात की जाती है, इन्वायरमेंट रिलेटेड बात की जाती है। ठीक है, तो इसी कॉप की जो मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग, इसकी जो 30th मीटिंग हुई है वो हुई है बेलम शहर में, जो कि ब्राज़ील में है। तो अब इसकी 31st मीटिंग कहाँ पे होगी? इसकी 31st मीटिंग होगी टर्की में। अब ये डिसाइडेड नहीं हुआ कि किस सिटी में होगी, लेकिन ये टर्की में होगी। तो बात की जाए कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? पहले बात चल रही थी कि COP31 की मीटिंग जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के आस-पास वाले जो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया खुद है, वो बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन करती है, खुद बहुत सारा अमाउंट में कोल बनाती है, जिसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए बोला गया कि जो ऑस्ट्रेलिया है, उसको ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग है उसको होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कर रही है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में भी होस्ट कर रही हैं। तो ये एक सही चीज़ नहीं है, इसलिए टर्की को अब दे दिया गया कि COP31 की मीटिंग जो 2026 में होगी, उसको टर्की होस्ट करेगा। ठीक है? तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ है, सेंटर नोटिफाइज 4 न्यू लेबर कोड्स। अब हमें लेबर कोड्स का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, लेबर कोड क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में हर तरह के लोग हैं, तो वैसे ही लेबर भी, वो भी इंसान है। तो उन उन जो लोग लेबर का काम करते हैं, उनके लिए भी लॉज होते हैं। तो वो जो लॉज हैं उसी को हम लेबर कोड बोलते हैं। तो इंडिया में ये जो लेबर कोड्स है ना, ये ब्रिटिश टाइम के, मतलब कॉलोनियल रूल के टाइम से, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, उनके टाइम से ये रूल्स चलते आ रहे हैं। तो इन रूल्स में क्या था कि अराउंड 29 रूल्स थे, जो कि लेबर कोड से डिनोट किए जाते थे। तो अब जो हमारी आज की गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 रूल्स को चेंज करके इसको सिर्फ 4, सबको मिक्स करके सिर्फ 4 रूल्स बना दिए। अब उन 4 रूल्स पे जो 4 रूल्स और रेगुलेशंस बने, हम उन पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला रूल क्या है? हमारा पहला रूल है कि कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस का मतलब है कि जितने भी लेबर हैं, जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पे उनको सही वेज मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना फ्यूचर देख सकें और प्रेजेंटली अच्छे से जी सकें, अपना लाइवलीहुड मेंटेन कर सकें। ठीक है, पहला रूल था कोड ऑन वेजेस। दूसरा रूल है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, फॉर एग्जाम्पल इसका लिया जाए कि अगर किसी एक फैक्ट्री में, किसी एक इंडस्ट्री में लेबर काम करते हैं, तो वहाँ पर 50 या 100 लेबर मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। तो वो जो ट्रेड यूनियन बनाते हैं, वो आपस में अगर उनको कोई ऐसे प्रोटेस्ट करना है, तो वो कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, कि उनको सही टाइम पे वो नहीं मिल रही, सही टाइम पे उनको उनकी इनकम नहीं मिल रही, सही टाइम पे उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये नहीं कि 2 दिन हुए उनको अपने जो पैसे, अपनी तनख्वाह है वो नहीं मिली, तो उसी पे वो प्रोटेस्ट कर देंगे। इसके लिए भी अलग-अलग रूल्स हैं। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लेबर कोड है। ठीक है? थर्ड लेबर कोड की बात की जाए तो थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे कोई एक आर्मी ऑफिसर है, उसको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। अब इस पर्क्स में क्या होता है, उसको एक गाड़ी मिलती है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको उसकी पेंशन मिलती है, उसको उसके साथ भी बहुत सारे मिलिट्री या कैंटीन्स के अलग-अलग पासेस मिलते हैं। तो ये जो पासेस मिलते हैं, वैसे एक जो लेबर है उसके लिए उसको ये सब नहीं मिलता, उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो उसको जो सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो उसी की जगह पर सरकार ने डिसाइड किया कि उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी देना शुरू करेंगे। एक नया रूल लेके आएँगे, जिसके कारण उनको शायद कोई पेंशन दी जाएगी। तो मेन ये बात की गई है सोशल सिक्योरिटी वाले कोड में। सोशल सिक्योरिटी वाले कोड में हमारे पास ना एक वर्ड आता है गिग वर्कर। गिग वर्कर और दूसरा एक वर्ड है प्लेटफ़ॉर्म वर्कर। अब ये जो गिग वर्कर और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर है ना, इसका मतलब है, गिग वर्कर वो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जब हम यूज़ करते हैं ज़ोमैटो और स्विगी को, तो उसमें जो हमें डिलीवरी देने आते हैं, वो उनको कहा जाता है गिग वर्कर। ठीक है? तो ऐसे लोग गिग वर्कर में आते हैं, जो सुबह हम कैब्स वगैरह करते हैं, उसमें जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमको।
तो उन्हीं को हम गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड लेबर कोड के बारे में हमने बात की, सोशल सिक्योरिटी वाले। इसके अलावा जो चौथा लेबर कोड है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये हमारा फोर्थ लेबर कोड है। इसमें बोला गया है कि चाहे वो वुमेन है चाहे वो मैन है, दोनों को इक्वल पेमेंट मिलेगी, इक्वल तनख्वाह मिलेगी, इक्वल वेज मिलेगा, ताकि दोनों की इक्वालिटी मेंटेन रहे लेबर्स में भी, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ना जो फीमेल्स हैं उनको कम वेज दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेन। बोला जाता है कि मैन आर मोर सुपीरियर टू वुमेन, जो कि ऐसा नहीं है। इक्वालिटी रखने के कारण ये एक नया अपना लेबर कोड लेके आए हैं जिसके में दोनों को वेज बराबर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर आर फॉर्मली डिफाइंड फॉर एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी अंडर विच लेबर कोड। हमने एक लेबर कोड की बात की जिसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को फॉर्मली डिफाइन करने के लिए जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ सके, कौन सा कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। ये इसका सिंपल आंसर हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग अपनी करंट अफेयर पे, अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर पे, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है हमारी आज की फोर्थ न्यूज़ है कि डार्क पैटर्न स्टे फॉर कंज्यूमर्स, गिग स्टाफ पोस्ट सेल्फ ऑडिट। अब हमें डार्क पैटर्न का मतलब पता होना चाहिए। डार्क पैटर्न का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारी जैसे हम फॉर एग्जांपल हम प्लेन की टिकट्स करवाते हैं, जैसे हमने यूज़ किया मेक माई ट्रिप, हम उसमें प्लेन की टिकट्स करवाएंगे। तो जैसे हम प्लेन की टिकट करवाते हैं तो उसमें ना एक होता है कि हमने अपनी टिकट करवाई, और उसके अलावा एक होता है कि इंश्योरेंस, आपको अपनी टिकट की इंश्योरेंस करवानी है। वो जो इंश्योरेंस होता है उसमें वो पहले से ही बटन येस का दबा होता है कि हाँ हमें इंश्योरेंस करवानी है। तो इसी को हम डार्क पैटर्न बोलते हैं। अब इस डार्क पैटर्न में क्या है कि कुछ लोग तो हैं वो येस को हटा के नो कर देंगे। जब हम अपना जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, उसने अपनी मेक माई ट्रिप खोला, उसमें अपनी टिकट करवाने लगा जो कि 4,000 की टिकट है, उसमें 400 रुपये और इंश्योरेंस के पहले से एडेड है, और उसने अपनी टिकट कर दी। तो उसको बाद में जब उसका बिल आएगा उसको पता लगेगा कि उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं जो कि इंश्योरेंस के हैं, लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी फिर भी वो येस पे था। तो वो येस पे क्यों है, ये है डार्क पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ लोग होते हैं वो येस को हटा के नो कर देंगे, उनको इंश्योरेंस से वो हट जाएँगे, लेकिन मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, उनका ध्यान नहीं जाता। तो ये डार्क पैटर्न में आता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जब भी हम कहीं किसी भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट्स, ऐसी ऐप्स को यूज़ करके शॉपिंग करते हैं, तो उसमें लिखा आता है ना कि ओनली 1 लेफ्ट, ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 2 पीसेज़ लेफ्ट। तो एक्चुअली में वो 2 पीसेज़ नहीं होते, एक्चुअली में वो बहुत सारे पीसेज़ पड़े हैं। बस आपका ध्यान उस तरफ जाए, वो डार्क, इसी चीज़ को हम डार्क पैटर्न कहते हैं। आपका ध्यान उस तरफ जाए और आप जल्दी-जल्दी उसको मँगा लें, उसको ऑर्डर कर दें, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे पीसेज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट वगैरह कुछ करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक चॉकलेट मंगाई, चॉकलेट के साथ चिप्स खुद ऐड हो जाएँगे। तो ये जो कांसेप्ट है इसको हम बोलते हैं स्नीक इन योर बास्केट। तो ये जो स्नीक इन बास्केट वाली चीज़ है ना, इसका मतलब होता है कि एडिंग द आइटम्स टू द यूज़र्स कार्ट विदाउट एनी कंसेंट, है ना? तो मतलब कि बिना किसी कंसेंट के ही वो चीज़ हमारे कार्ट में ऐड होगी। अभी तो हमने बस उसके बारे में बात, उसको हमने ऐड भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी ऐड हो गई। तो यही चीज़ आती है जिसको हम स्नीक इन बास्केट बोलते हैं। ये भी एक डार्क पैटर्न की चीज़ है। तो मैंने 3 एग्ज़ाम्पल से बताया कि डार्क पैटर्न क्या है, ठीक है? अब इसके अलावा अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 5th न्यूज़। हमारी 5th न्यूज़ क्या है? हमारी 5th न्यूज़ है कि एट G20 समिट मोदी प्रपोजेस न्यू इनिशिएटिव्स ऑन हेल्थ एंड स्किल्स। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि ये जी 20 है। जी 20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो इन्हीं बहुत सारी कंट्रीज में से मैं कुछ कंट्रीज के नाम बताता हूँ। अराउंड 20 कंट्रीज हैं, जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। तो जैसे कंट्रीज है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ये अराउंड 20 के अराउंड कंट्रीज़ हैं जो कि जी 20 के ग्रुप में आती हैं। तो इसकी अभी 2025 की मीटिंग हुई, 2025 की मीटिंग हुई। इसकी 2025 की मीटिंग कहाँ हुई? इसकी 2025 की मीटिंग हुई जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में इनकी मीटिंग हुई। तो यही साउथ अफ्रीका में हमको यही पता होना चाहिए कि गांधी जी को जेल भी जोहान्सबर्ग में हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी थीम की बात की जाए, ये जो हमारी जी 20 की समिट हुई, इसकी थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इस 3 वर्ड का हमें पता होना चाहिए। किसी भी पेपर में ना, किसी भी एग्जाम में ये आ जाएगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट ऑफ 2025, क्या था वो? इसकी थीम थी हमारी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर
क्या बोला इस समिट में, जब वो जोहान्सबर्ग गए थे साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अबाउट पैंडेमिक कि जैसे-जैसे हमें अपने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कोविड आया था, उसी के कारण कोई और बीमारी आती है, तो हमारा हेल्थ सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम उस पैंडेमिक से लड़ सकें, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज पे। आजकल हमें पता ही है, जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इसी पॉल्यूशन से बचने के लिए उन्होंने बोला कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 2 कंट्रीज़ के साथ अपनी एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं ACITI। अब ये जो ACITI है, इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया, ये 3 कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया मिलके आपस में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम करेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम करेंगे मतलब मेनली टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, जिसके कारण वो नई-नई चीज़ें बना सकें, नए-नए सॉफ्टवेयर बना सकें, ठीक है? तो ये जो ACITI है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ठीक है? तो ये थी मेन न्यूज़। इसके अलावा बात की जाए तो ये जो हमारी G20 की समिट हुई है ना, इसमें 2 कंट्रीज़ नहीं आई, पहले यूएसए और दूसरी चाइना। अगर हम सिर्फ मेनली यूएसए की बात करें, ये है बिल्कुल एनालिसिस, अब बिल्कुल प्योर एनालिसिस, अगर आप रोज़ न्यूज़ पढ़ोगे, ये आपको पता लग जाएगा क्यों हो रहा है। अब यूएसए क्यों नहीं आया? मेन बात ये यूएसए क्यों नहीं आया? क्योंकि यूएसए और साउथ अफ्रीका के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अब कैसे अच्छे नहीं हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बात की जाए ब्रिक्स की। ब्रिक्स एक ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें ना जितनी कंट्रीज़ मैंने बोली, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन सब की ना आजकल रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं। जैसे इंडिया के भी रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे यूएसए के साथ। इसके अलावा बात की जाए तो चाइना के रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे, ट्रेड वॉर हुई है अभी पीछे यूएसए और चाइना की। इसके अलावा रशिया के भी रिलेशन अच्छे नहीं है यूएसए के साथ। तो इन्हीं तीनों कंट्रीज़ के कारण ना साउथ अफ्रीका के रिलेशन भी ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए यूएसए ने सोचा कि जैसे अब समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो मैं क्यों जाऊँ उधर? मेरे रिलेशन वैसे ही अच्छे नहीं है साउथ अफ्रीका के साथ। इसके अलावा बात की जाए इज़राइल और गाज़ा की लड़ाई, जो इज़राइल और पैलेस्तीन की हमारी लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, उसमें जो इज़राइल और यूएसए अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है ना, उसने ऐसा किया था कि उसने सबसे सबसे पहले साउथ अफ्रीका सामने आया था, उसने बोला था कि जो इज़राइल ने किया ना, ये बहुत बड़ा एक डिसग्रेस है। डिसग्रेस का मतलब क्या है? इस डिसग्रेस का मतलब है कि इन्होंने बहुत गलत काम किया, पैलेस्तीन के लोग मार के, क्योंकि उन्होंने अराउंड 64,000 लोग पैलेस्तीन में मार दिए, जिसके कारण एक एक जीनोसाइडल चीज़ है, मतलब कि मास मर्डर किया उन्होंने। मास मर्डर्स करने के कारण साउथ अफ्रीका ने खुलेआम बोला कि इज़राइल ने बहुत गलत किया, जिसके कारण यूएसए भी दुश्मन बन गया साउथ अफ्रीका का, ठीक है? तो ये थी डीप एनालिसिस वाली बात इस न्यूज़ में। इसके बाद हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पे। 6th न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत प्यारी न्यूज़। 6th न्यूज़ है हमारी, माइंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज सेज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। अच्छा, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? अब जैसे ना जो आजकल की जितने भी हमारे रूल्स हैं ना, वो मैंने बताया कि कॉलोनियल रूल्स हैं। कॉलोनियल रूल्स मतलब ब्रिटिश टाइम के रूल्स हैं। आज तक वो रूल्स चेंज नहीं किए गए। अब धीरे-धीरे कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो जैसे हमारे कुछ वर्ड्स हैं, वो आज भी कोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे चौकीदार हो गया। चौकीदार के अलावा बोला जाता है एक पियोन बोला जाता है। हम पियन क्यों बोलते हैं? हम पियन की जगह ये भी तो बोल सकते हैं कि ऑफ़िस असिस्टेंट। अब पियन और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जैसे चेयरमैन। अब हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन से लगेगा कि मैन आ गया ना, उसमें एक वर्ड आ गया मैन, तो उसमें वो बता रहा है कि जेंडर न्यूट्रल चीज़ नहीं है ना ये, कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हम चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं, पीएन की जगह ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी लोगों को हम बोलें कि ए पीएन इधर आ, तो मतलब ये कैसी बात है ना, ये सही बात नहीं है। तो हमें ऑफिस असिस्टेंट वर्ड का यूज़ करना चाहिए, चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन का यूज़ करना चाहिए, जो कि जेंडर न्यूट्रल बात की जाएगी, ठीक है? इसके अलावा बात की जाए तो ब्रिटिश टाइम पे ना एक और वर्ड था लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट। अब लोगों का क्या मानना है कि हायर कोर्ट में जाएँगे तो बढ़िया होगा, लोअर कोर्ट में उतना फ़ायदा नहीं है। उसका कुछ मतलब नहीं है, सेम चीज़ है। अब इसलिए ना लोअर कोर्ट को चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है। तो इसलिए आजकल हमें ब्रिटिश टाइम के जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो प्रेज़ेंट टाइम में वर्ड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। अगर हम ब्रिटिश टाइम के रूल्स को फ़ॉलो करते रहेंगे तो हम इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में कैसे आएँगी, ठीक है? तो मेन बात ये है कि लोअर कोर्ट नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है? इसके अलावा भी 2-3 वर्ड्स हैं, जैसे हलालखोर, धोबी, चौकीदार, बंडल लिफ्टर, ये सब वर्ड्स हैं जिसका यूज़ ये ब्रिटिश टाइम के वर्ड्स हैं, जो कि ब्रिटिश लोगों ने, कॉलोनियल टाइम के लोगों ने इंडिया में लाए थे, और आज तक वो वर्ड्स चलते आ रहे हैं हमारे कोर्ट्स में, ठीक है? जिसको चेंज करना चाहिए। ये थी हमारी 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। हमारी 7th न्यूज़ है कि मेजर हर्डल विल बी टू चिप अवे एट द 90,000 पेंडिंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो अब हमारे न्यू चीफ जस्टिस बने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, है ना? सीजेआई बने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि बने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। जो जस्टिस सूर्यकांत है वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि इनका मेजर, जब ये अपनी ओथ लेंगे, तो उसके बाद इनका सबसे बड़ा मेजर हर्डल होगा कि कैसे ये हटाएंगे 90,000 पेंडिंग केसेस को सुप्रीम कोर्ट से।
ठीक है? तो मेन बात ये है कि अगर सोचा जाए सुप्रीम कोर्ट में 90,000 केसेज़ हैं, 90,000 मतलब कि इतने ज़्यादा केसेज़, तो ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि ये ड्यू टू अ ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट। अब ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारी कोर्ट्स हैं, जैसे हमारी हायर कोर्ट है, हमारे पास हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब कोर्ट्स हैं ना जो, तो इनमें बहुत जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है रिज़र्वेशन, जो शेड्यूल कास्ट की रिज़र्वेशन है, एक बिल इसके ऊपर केस आया, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका रिज़ल्ट हम थोड़ी देर बाद देंगे। तो वही ना, जितने भी केसेज़ जो आते हैं ना, अपनी ये जो शेड्यूल कास्ट की रिज़र्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे आया, उन्होंने तो बोल दिया कि हम इसका रिज़ल्ट बाद में देंगे। जितने भी हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसमें भी बोला जाता है कि हम इसका रिज़ल्ट बाद में देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रिज़ल्ट तैयार है, तो आपको हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आपको अपना रिज़ल्ट देना चाहिए, क्योंकि तीनों कोर्ट्स के पास अपनी-अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना-अपना रिज़ल्ट अकेले भी दे सकते हैं। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आ चुका है, जिसके कारण बहुत सारे केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है? ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पे। हमारा होमवर्क क्या है कि इन विच सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड टेस्ला सेंटर शेड्यूल्ड टू ओपन ऑन नवंबर 26 इन 2025। तो ये कहाँ पे होगा? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ मुंबई, सेकंड इज़ न्यू दिल्ली, थर्ड इज़ कोलकाता और फोर्थ इज़ गुरुग्राम। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।